नमस्कार, ओपिनियन पोस्ट में आपका स्वागत है। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर के पूरे देश में आग लगा हुआ है। लोग विरोध कर रहे हैं और कई लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की नागरिकता बस गई, अब मुसलमान जो है वो दोयम दर्जे के नागरिक बन गए हैं। बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारा झूठ और मिथ्या प्रचार इस देश में चल रहा है, खास करके सोशल मीडिया में। तो आज हमने सोचा कि जो सरकार बिल लेकर के आई है उससे क्या वाकई मुसलमानों की नागरिकता जाने वाली है, या उससे जैसा कि केजरीवाल कह रहे हैं कि गरीबों को बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब पता नहीं कैसे होगा। तो ये सारे जो कन्फ्यूजन्स हैं इसको बाकायदा शॉर्ट आउट करने के लिए, जो अफवाहें हैं उसको ख़त्म करने के लिए आज हमने बीजेपी के लीडर और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील अश्विनी उपाध्याय जी को हमने बुलाया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते। पहले ये बताइए कि ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है, इस पे विपक्ष की जो आपत्तियां हैं, मैं 2-3 आपत्ति मैं आपको बता दूं और उसके बाद आपसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा। एक कि आर्टिकल 14 का ये के खिलाफ है, दूसरा ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, तीसरा ये हिंदुस्तान के सेकुलर इथोस के खिलाफ है, चौथा ये गैर संवैधानिक है, पांचवा ये अनडेमोक्रेटिक है, छठा ये एंटी मुसलमान है, एंटी मुस्लिम है, सातवां अब नया कल से मैं सुन रहा हूँ कि ये एंटी पुअर है, और पता नहीं कितने सारे लिस्ट है कि इससे जो है नागरिकता चली जाएगी मुसलमानों की, ये जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोगों ने ऐसा कानून क्यों बनाया कि इतने सारे प्रॉब्लम्स आ गए? मनीष जी, एक तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं ओपिनियन पोस्ट को कि आपने कम से कम हमें मौका दिया ये बात क्लेरिफाई करने के लिए। ये मेरे पास भारत का संविधान है, इसी संविधान में आर्टिकल 14 लिखा है, इसी संविधान में आर्टिकल 11 है जहां से नागरिकता शुरू होती है। उस समय जब ये संविधान बना, चूंकि उस समय देश के बंटवारे के बाद लगातार लोगों का आना जाना चल रहा था, इधर से लोग उधर जा रहे थे, उधर के लोग इधर आ रहे थे, तो इसमें नागरिकता को पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया गया कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि किसको भारत का नागरिक बनाना है। उस समय ये कहा गया कि इस समय जो लोग भारत में हैं वो तो भारत के नागरिक हैं, लेकिन भविष्य में कौन भारत का नागरिक बनेगा ये पार्लियामेंट तय करेगा। तो पहली बात तो ये कि कोई राज्य सरकार ये कहे कि मैं अपने यहाँ लागू नहीं करूंगा, वो पूरी तरीके से पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, उसका कोई औचित्य नहीं है, वो पूरी तरीके से निरर्थक है, पूरी तरीके गलत है। ये संविधान में संशोधन हो चुका है, ये केवल कानून नहीं बना है, संविधान में संशोधन हुआ है, 126वां संशोधन हुआ है अभी, तो वो पूरे भारत में लागू होगा। यहाँ ऐसा नहीं है कि राज्य की अलग नागरिकता हो, केंद्र की अलग नागरिकता हो, एक ही नागरिकता होती, वो भी भारतीय नागरिकता, और वो हो चुका है इसमें, इसलिए राज्यों को कोई अधिकार नहीं है। अब दूसरे में आता हूं, आपने कहा आर्टिकल 14, सवाल ये है कि आर्टिकल 14 का वायलेशन तब होता जब हमने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के एक समुदाय को लिया होता, मान लीजिए केवल हिंदू को लिया होता, या केवल ईसाई को लिया होता, या केवल पारसी को लिया होता, या केवल क्रिश्चियन को लिया होता, या केवल जैन को लिया होता, या केवल बौद्ध को लिया होता, तब आर्टिकल 14 का वायलेशन होता। भारत सरकार ने क्या किया, ये तीनों देश इस्लामिक कंट्री हैं, इस्लाम वहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं वो बहुसंख्यक हैं, तो वहाँ की माइनॉरिटीज़ को लिया। तो आर्टिकल 14 में ये कहा गया है कि अगर आप किसी क्लास को लेते हैं और वही बुद्धिमत मतलब इंटेलिजेंट तरीके से सोच समझ के, तब कोई दिक्कत नहीं है। कि ये बात तो सही है कि आपने बड़े अक्लमंदी से, सरकार ने एक माइनॉरिटी इन दीज इस्लामिक स्टेट्स आपने चुन लिया, ये कैटेगरी तो सही है। लेकिन लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि सिर्फ 3 ही देश क्यों किया आपने, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, बर्मा को क्यों नहीं जोड़ा? बर्मा के माइनॉरिटीज़ को क्यों नहीं आपने हिंदुस्तान में जगह दी? नहीं, आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के हिस्से थे। पाकिस्तान, बांग्लादेश जो बना है वो भारत के टुकड़े से ही बना है, भारत के ही जमीन का हिस्सा रहा है वो। अफगानिस्तान से हमारा बहुत पुराना रिलेशन रहा है। दुर्योधन का ननिहाल अफगानिस्तान भैया, जो कंधार था वो कंधार बन गया है, हाँ, गांधारी से। और उसके अलावा भी जो पीओके से सटा हुआ जो का जो इलाका है, तो अब तो वो वहां पे बहुत सारे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश हमारे बॉर्डर के एरिया है, और वो तीनों इस्लामिक कंट्री बन चुके हैं। उन तीनों देशों में गैर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। श्रीलंका को क्यों छोड़ा आपने, बर्मा को क्यों छोड़ा? मैं आपको बताता हूँ।
हमारे बॉर्डर पे क्या क्या है, नेपाल है बॉर्डर पे, नेपाल के लोग तो कभी भी आ सकते हैं, नेपाल के लोग बाकायदा नौकरी भी हाँ, करते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं, भूटान से हमें कोई दिक्कत नहीं। आपका बचा एक लंका, तो लंका से पहले अब आ चुके हैं, लोगों को नागरिकता मिल चुकी है। और भविष्य में ऐसा ये थोड़ी कह दिया ये 9वीं बार नागरिकता में संशोधन हुआ है, तो ऐसा हमने थोड़ी कह दिया कि 10वीं बार नहीं होगा या 11वीं बार नहीं होगा। और दूसरा एक और मसला है इसमें कि अगर सरकार ये सिर्फ तय करती है कि सिर्फ 3 ही राज्य या 3 ही स्टेट को वो कंसिडर कर रही है इस कानून में, तो ये एक पॉलिसी मैटर है। और जो लोग कोर्ट गए हैं उनको ये पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून की संवैधानिकता संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर्स के जरिए उसको तो तौल सकती है, लेकिन पॉलिसी मैटर्स जहाँ तक बात है उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। बिल्कुल राइट। लेकिन मुझे ये पूछना है कि कुछ लोग ये सुप्रीम कोर्ट भी चले गए और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ ये लोग सड़क पे भी हंगामा कर रहे हैं, तो पहले सुप्रीम कोर्ट को डील करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये लोग क्या याचिका लेकर के गए? सुप्रीम कोर्ट में कहना है कि आर्टिकल 14 का वायलेशन है, ये चूंकि धर्म के आधार पर कानून बना है। कौन कौन पार्टियां गई हैं, कौन कौन लोग हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो सबसे बड़ी मेन पार्ट जो पिटीशन है वो है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की। जिस संगठन ने भारत के टुकड़े करवाए थे, आप जरा देखिए कि भारत की टॉलरेंस दूसरे कोई देश में अगर होता तो इस पर बैन हो जाता। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने देश के टुकड़े कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आज भी वो भारत में जिंदा है, एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जिंदा है, उसके लोग चुनाव लड़ते हैं। इससे बड़ी भारत की टॉलरेंस और क्या चाहिए? कहीं इजराइल में होता, कहीं चाइना में होता, कहीं पाकिस्तान में होता, अफगानिस्तान में होता, इसको बैन कर दिया जाता। ये तो भारत में है। और देखिए, तो ये एक मेन लिटिगेंट में टोटल 59 है। अच्छा। उसमें ओवैसी साहब भी हैं, तरुण गोगोई साहब भी हैं, उसमें जो है आपके बेसिकली आप उसको ऐसे कह सकते हैं, मैं उसको नटसेल में कहूं कि भारतीय जनता पार्टी विरोधी सभी पार्टियां हैं उसमें। कोई डायरेक्ट आ गई हैं, कोई इनडायरेक्ट आई हैं। ओके। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि सीधे पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे गए हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नेता चले गए हैं। जैसे कांग्रेस खुद नहीं गई है तो उसके सारे वकील खड़े हो गए हैं, एज वकील के रूप में खड़े हो गए हैं। कुल मिला के पूरा जो तो अब इनका मेन आर्गुमेंट क्या है? इनका जो आर्गुमेंट अभी लगा था मैटर, उस दिन तो ये कह रहे थे ये इलीगल है, ये तो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये धर्म के आधार पे बना है। हम कह रहे हैं धर्म के आधार पर नहीं, ये क्लास के आधार पे बना है, ये वर्ग के आधार पे बना है। ये किसी एक रिलीजन को नहीं लिया है, बल्कि वो 3 इस्लामिक कंट्री के सभी गैर मुसलमानों को लिया है। और वो सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी देश को मेजॉरिटी को क्यों लेना चाहते हो? पिछले 5 साल में पाकिस्तान, बांग्लादेश के 550 लोगों को नागरिकता मिली है, वो मुस्लिम से। तो ऐसा है नहीं कि भारत के लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के मुस्लिम नागरिकता नहीं ले सकते, वो ले सकते हैं। 550 लोगों ने लिया। ये जो दिया गया है वो उनको दिया गया है जो लोग अपना घर परिवार छोड़ के आए। अगर किसी की बेटी उठाई जाएगी या किसी का घर जलाया जाएगा तो वो घर में घुस के अपना वहां से आधार, वोटर आईडी थोड़ी उठाएगा। हाँ, भागे, घर छोड़ के भागेगा। ये भी एक कंफ्यूजन है जिसे समझना जरूरी है कि बहुत लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को अब नागरिकता नहीं मिलेगी, वहाँ भी सताए जाते हैं। तो जैसे अदनान सामी को या सलमा आगा को अभी हाल में मोदी सरकार ने नागरिकता दी, उसी तरीके से बांग्लादेश की लेखिका कब से बैठी है यहाँ पे, उसी तरीके से पाकिस्तान से कोई मुस्लिम अगर हिंदुस्तान आना चाहता है, यहाँ की नागरिकता लेना चाहता है और वो एक इवन पॉलिटिकल असाइलम लेना चाहता हो, तो उसके लिए दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। वहाँ के मुसलमान हिंदुस्तान में नागरिकता ले सकते हैं। सही बात, बिल्कुल ले सकते हैं। ये तो केवल उनको जो सताए हुए हैं वहाँ के लोग, क्योंकि जब आदमी का घर जलता है, जब किसी की बहन बेटी को उठाया जाता है, उसके पास इतनी फुर्सत नहीं होती है कि वहां से वो कुछ अपना लेके चले। वो घर छोड़ के भागते हैं वो बेचारे। और कहाँ भागेंगे? इजराइल, अमेरिका, चाइना, फ्रांस तो जाएंगे नहीं। उनको एक ही घर दिखता है कि चलो ये हमारा घर है, हिंदुस्तान हमारा घर है। हिंदुस्तान में हिंदू वर्ड जुड़ा हुआ है तो उनको लगता है यार चलो ये हमारी कम से कम हमें बचा ही लेंगे। अब ये बताइए कि ये जो 59 जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई, उसमें आपने कुछ उसको देखा है, कोई पढ़ा है? मैंने अब तक क्या कंटेंट है उसका? 59 में से 22 याचिकाएं मैंने पढ़ी हैं। ओके। 22 याचिकाओं में किसी एक भी पिटिशनर ने यह नहीं बताया कि ये किस कम्युनिटी का, किस सेक्शन का, किस सेक्ट का या किस व्यक्ति का, किस भारतीय नागरिक का कौन सा अधिकार अफेंड होने वाला, ये एक किसी में नहीं लिखा हुआ है। और मैं चुनौती देता हूं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केजरीवाल, अखिलेश यादव, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वो पब्लिकली ये बता दे कि इस भारतीय नागरिक का या भारत के इस समुदाय का, या अगर हमें खुल के कहता हूं ये बता दे कि किस मुसलमान का कौन सा अधिकार इससे जाएगा। ये भारत के लोगों के लिए बना ही नहीं है।
अरे ये तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की माइनॉरिटीज को भारत की नागरिकता देने के लिए बना है। लेकिन दुर्भाग्य आप देखिए कि जो लोग सुबह से शाम तक माइनॉरिटी की माला जपते थे, जो कहते थे कि भारत के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटीज का है, आज वो लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की माइनॉरिटीज के खिलाफ हो गए। इससे बड़ा पाखंड और क्या है? इससे बड़ा कोई पाखंड हो सकता है? तो कहने का मतलब है कि ये जो पूरा चल रहा है वो आधारहीन है। ये पूरी तरीके से आधारहीन है। इसलिए मैं आपके माध्यम से दर्शकों से भी कहना चाहूंगा, खासतौर पे मुस्लिम भाई बहनों से कहना चाहूंगा, आप इनके बहकावे में बिल्कुल मत आइए। ये वो लोग हैं जो जनधन खाते का विरोध करते थे, ये वो लोग हैं जो मुद्रा लोन का विरोध करते थे, सही बात है। ये वो लोग हैं जो बिजली का कनेक्शन का विरोध मजाक उड़ाते थे, ये वो लोग हैं जब टॉयलेट वाली योजना चली थी, गरीबों को जब टॉयलेट दिया जा रहा उसका मजाक उड़ाते थे, ये वो लोग हैं जब गरीबों को घर दिया गया उसका विरोध करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो वहां से शरणार्थी आए हैं, वहां के जो अमीर थे ना, सताए तो सारे वहां पे गैर मुसलमान गए, लेकिन जो अमीर थे वो कोई लंदन चला गया जिसके पास पैसे था, कोई इंडोनेशिया चला गया, कोई दुबई गया, सब अपना छोड़ चुके हैं। ये वो हैं जो दलित हैं, गरीब, पिछड़े हैं। मैं जाति के साथ आधार कह रहा हूं, इसमें 70% SC ST OBC है। मैं तो यूपी में देख रहा हूं कि मुलायम सिंह और मायावती इसका विरोध कर रही हैं, जो सुबह से शाम तक अपने आप को दलितों का और पिछड़ों का रहनुमा कहते हैं, वो लोग इनका विरोध कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता शरणार्थियों में 70% SC ST OBC हैं। एक सवाल जो था कि जो लोग ये लोग कह रहे हैं कि अगर आप NRC को जोड़ करके CAA को देखते हैं तो ऐसा हो सकता है कि NRC में सबके पास जो है वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो वो घुसपैठिए कहलाए जाएंगे, उनकी नागरिकता चली जाएगी, हिंदू तो बच जाएगा, क्रिश्चियन बच जाएगा क्योंकि उनको CAA की तरफ से उनको प्रोटेक्शन मिल जाएगा, और जो मुस्लिम होगा वो फंस जाएगा। ये इस तरह की थ्योरी, इस तरह की अफवाह उड़ाई जा रही है, इसका क्लैरिफिकेशन क्या है? देखिए मैं आपको बताऊं, 125 करोड़ लोगों के पास आधार है भारत में। जनसंख्या 150 करोड़ है, आधार 125 करोड़ है। 35 करोड़ घरों में आपका जनधन खाता है। राइट। ऐसा कौन सा भारत परिवार है भारत का जिसमें ना आपको आधार मिलेगा, ना वोटर ID कार्ड मिलेगा, ना बिजली का कनेक्शन मिलेगा, ना राशन कार्ड मिलेगा, ना जनधन का खाता मिलेगा, ना आपको गैस कनेक्शन मिलेगा, और जिसके पास ये कुछ भी नहीं है, तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं ये वो घुसपैठिया हो। अरे कोई कुछ तो होगा, बिजली कनेक्शन होगा, वोटर ID होगा, राशन कार्ड होगा, आधार होगा, इसमें कुछ तो होगा भैया। ऐसे हवा में रह रहा है, और जो कहता है कि नहीं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूं या तो बांग्लादेशी या रोहिंग्या है, भारत का नहीं हो सकता। आप बताइए कौन गांव देहात में भी, अरे खसरा खतौनी मिल जाएगा, खसरा खतौनी नहीं होगी, आधार होगा, आधार नहीं होगा, वोटर ID होगा, वोटर ID होगा, राशन कार्ड होगा, राशन कार्ड नहीं होगा तो गैस का कनेक्शन होगा, प्रधानमंत्री जी ने गैस दिया हुआ है सबको, नहीं होगा तो जो टॉयलेट मिली है योजना उसमें उसका कुछ लाभ होगा, वो भी नहीं होगा तो कहीं बिजली कनेक्शन होगा, कुछ तो होगा। और जब कुछ भी नहीं है तो मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं वो रोहिंग्या बांग्लादेशी है, वो भारतीय नहीं है। अब ये मसला मुझे एक हिसाब से लग रहा है कि पूरा पॉलिटिकल हो गया है। दिल्ली में इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम वोट की चिंता है, लेकिन ये कब तक ऐसे चलता रहेगा? केंद्र सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप करेगी? ये जो देश भर में जो तमाशा चल रहा है ये रुकेगा या नहीं रुकेगा? देखिए केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, एक भारत के नागरिक के नाते, एक वकील के नाते मैं भी अपना काम कर रहा हूं, और देश के आपको भी अपना काम करनी है। जब जैसे आप फैक्ट रख रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं। देश के सभी नागरिक जो जहां पे भी है इसके बारे में समझे, जाने और सोशल मीडिया पे शेयर करें, जो जहां बात कह सकता है किसी को फोन करके बताए, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। इनको चिंता केवल CAB NRC से नहीं है, इनको चिंता कुछ और है। क्या चिंता है? बड़ी सीधी सी बात है, जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से बोला है। अगर बोला है तो एजेंडे में आएगा, उसका मैं आपको जवाब देता हूं। मेरे पास भारत का संविधान है। 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें इंदिरा जी ने शेड्यूल 7 के लिस्ट 3 में फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन कंट्रोल, ये इसमें जोड़ा हुआ है। इसका मतलब इंदिरा जी को भी पता था कि जनसंख्या विस्फोट बहुत बड़ी समस्या है देश की। मुझे लगता है कि जो काम इंदिरा जी का, उनका जो सपना अधूरा था, उसको मोदी जी पूरा करेंगे। अब इनको चिंता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून में एक परिवार में 2 बच्चे, एक परिवार 2 बच्चे, हम 2 हमारे 2, सबके 2। दूसरा इनको चिंता है, हमारे मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है हम सबके लिए एक इंडियन सिविल कोड लाएंगे। भारत में सबके लिए इंडियन पिनल कोड है, एक ऐसा इंडियन सिविल कोड होना चाहिए। और वो मैनिफेस्टो हमने अपने आप नहीं लिखा, कि भारत के संविधान में लिखा हुआ है। तो भारत के संविधान को जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई, अगर हम कर रहे हैं
तो क्या दिक्कत है? तो ये सीएबी और एनआरसी तो बहाना है। मेन प्रॉब्लम इनको घुसपैठियों को बचाना है, इनको जनसंख्या नियंत्रण कानून लटकाना है, इनको इंडियन सिविल कोड रोकना है, इनको रोहिंग्या बांग्लादेशियों को भारत में रोकना है। तो मैं फिर वही कह रहा हूं कि सीएबी एनआरसी तो एक बहाना है। इनका जो टारगेट है वो जनसंख्या नियंत्रण कानून, समान नागरिक संहिता, बांग्लादेशी रोहिंग्या, ये इनके टारगेट है। इनको लगता है अगर हम अभी इतना हंगामा कर देंगे तो बाद में ये सारे काम रुक जाएंगे। लेकिन अच्छी तरीके समझ लो, मोदी और अमित शाह जी अलग मिट्टी के हैं, वो तुम्हारे इन गीदड़ भभकियों में नहीं आने वाले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ओपिनियन पोस्ट से बात करने के लिए। आपने बिल्कुल सारी बातों के ऊपर जो है बहुत क्लैरिटी से अपनी बातें रखी। तो ये था सारे कन्फ्यूज़न का आंसर, किस तरीके से देश के अंदर में आप देख सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय को एक तरफ से भड़काया जा रहा है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि वो भड़क भी जा रहे हैं, सड़कों पे उतर भी जा रहे हैं। लेकिन इस प्रोग्राम के जरिए हमने कोशिश की है कि इन अफवाहों को ख़त्म करने की। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।